हेलो सिनेफाइल्स। तो होमलैंडर से लेकर सोल्जर बॉय तक और सुपरसोनिक से लेकर ह्यूई तक द बॉयज सीजन 3 का 4th एपिसोड कमाल का रहा। पहले 2 एपिसोड्स के कुछ क्रेजी सीन्स के बाद मुझे लगा था कि अब तो इतना क्रेजीनेस सीधा हीरोगैज़म के एपिसोड में ही दिखेगा, बट मैं गलत था। तो इस एपिसोड में भी कई इंटरेस्टिंग कॉमिक डिटेल्स थी, साथ ही कॉमिक्स से कई चेंजेस भी थे। तो चलिए एक एक करके सबकी बात करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, साथ ही चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, और हाँ, वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस एपिसोड के टाइटल की ही। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस एपिसोड का नाम था ग्लोरियस 5 ईयर प्लान, जिसे कॉमिक्स के इसी नाम की स्टोरी लाइन से उठाया गया है, जिसमें बॉयज़ रशिया जाते हैं वॉर के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पर शो और कॉमिक्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ नीना ने बॉयज़ को खुद रशिया भेजा है और वो खुद अभी यूएस में ही है, जबकि कॉमिक्स में बॉयज़ मेनली नीना को रोकने के लिए रशिया जाते हैं। खैर, एपिसोड स्टार्ट होता है सॉलिड गोल्ड नाम के एक शो से, जो एक्चुअली एक रियल अमेरिकन शो था जो 90s के टाइम पर आया करता था। यहाँ हम देखते हैं सोल्जर बॉय को भी, जो इस शो में परफॉर्मेंस दे रहा था। तो सोल्जर बॉय जो गाना गा रहा है वो है रैप्चर बाय ब्लॉन्डी। सो हमें एक आइडिया दिया जा रहा है कि सोल्जर बॉय कब से है और कैसे ओवर द ईयर्स वॉट ने अपनी मार्केटिंग चलाई है। सोल्जर बॉय की बात कंटिन्यू रखें तो इस एपिसोड में तो हमें वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला, बट आगे के एपिसोड्स में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि एपिसोड के एंड में सोल्जर बॉय उस रशियन फैसिलिटी से भाग जाता है। तो ना सिर्फ रशियंस के थ्रू एक सुपर हीरो को कैद करना, बल्कि जिस तरह से सोल्जर बॉय का रिवील भी हुआ है, ये सभी एमसीयू के विंटर सोल्जर का रेफरेंस हमें दे रहे हैं। वहीं हमें सोल्जर बॉय की नई पावर्स भी दिखाई जाती हैं, जिसमें वो अपने चेस्ट से एक एनर्जी बीम या कंपल्शन टाइप की छोड़ पा रहा है, जिससे किमिको भी घायल हो जाती है। पर किमिको और इस सीन के बाकी और डिटेल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो सोल्जर बॉय की नई पावर्स देखकर ये तो क्लियर है कि रशियन आर्मी या जिसने भी उसे यहाँ पकड़ कर रखा था, उन्होंने सोल्जर बॉय के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और हो सकता है विंटर सोल्जर की तरह ही यहाँ सोल्जर बॉय का भी ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। खैर, इसके लिए तो हमें आगे के एपिसोड्स का वेट करना होगा। आगे बात करें तो एमएमबी शो वाले सीन के साथ हमें दिखाया जाता है, जो सोल्जर बॉय को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और साथ ही हमें उसके बचपन के भी कई फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। तो जैसा हमने पहले एपिसोड में भी देखा था, सोल्जर बॉय ने एमएम के कुछ फैमिली मेम्बर्स को मारा था, और इसी वजह से एमएम की हिट उसके लिए ऑब्वियस है। इसके बाद हम उसी सीन से कंटिन्यू करते हैं जो 3rd एपिसोड में अधूरा रह गया था, बुचर का ह्यूई पर उल्टी करना। तो यहाँ ह्यूई को पता चल जाता है कि बुचर ने कंपाउंड भी ले रखा है, पर बुचर उसे ये भी बताता है कि ये सिर्फ टेम्पररी है। उसके अलावा उसने किसी और को ये बात बताई तो ह्यूई की खैर नहीं, बट एट दी एंड बाकियों को अपने आप ही ये बात पता चल जाती है। बुचर, ह्यूई और कंपाउंड भी, इस पर आगे हम अभी और बात करेंगे। पर फिलहाल नेक्स्ट सीन पर चले तो यहाँ होमलैंडर कोलमैन के शो में बैठा होता है, जहाँ वो अपने बर्थडे पर दी हुई स्पीच को किसी और ही डायरेक्शन में घुमाकर अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि कई रिच और पावरफुल लोग उसे बांध कर रखे हुए हैं, उनमें से कुछ खुद वॉर्ड में भी मौजूद हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो खुद तो अपनी सुपर पावर्स को अच्छे कामों के लिए यूज़ करना चाहता है, पर दूसरे लोग उसे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। तो यार, ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि भले ही होमलैंडर कितना भी अनस्टेबल क्यों ना हो, पर वो एट टाइम स्मार्टनेस भी दिखाता है। जैसे यहाँ उसने अपने आप को तो बचाया ही, पर इससे इवेंचुअली उसने एडगर का दाव भी उसी पर उल्टा खेल दिया। एडगर की बात आगे करें तो मैंने लास्ट ब्रेकडाउन में भी बताया था कि शो का एडगर पूरी तरह से कॉमिक्स के स्टिलवेल की वाइब्स दे रहा है, और इस एपिसोड में ये बात और पक्की कर दी गई। तो एक एक करके बात करें तो होमलैंडर के बर्थडे रेंट के बाद और उस रेंट को डिफेंड करने के बाद एडगर चाहता है कि वो होमलैंडर को फिर से अपने कंट्रोल में लाए, जैसा वो हमेशा से करते आए हैं, और इसके लिए वो न्यूमन को मीडिया और गवर्नमेंट के थ्रू ये करने को कहता है, और उस टाइम के लिए न्यूमन हाँ भी कह देती है। पर इस कॉन्फ्रेंस की बात होमलैंडर तक एशली के थ्रू पहले ही पहुंच जाती है, और होमलैंडर फिर एक बार अपनी स्मार्टनेस का एग्जांपल देते हुए पहले ही न्यूमन को अपनी तरफ कर लेता है, और कॉन्फ्रेंस में न्यूमन एडगर को ही फंसा देती है। बट आगे हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ होमलैंडर और एडगर आमने सामने होते हैं। यहाँ एडगर खुद ये बताता है कि उसने ही न्यूमन को दोनों टीम से खेलना सिखाया है, जैसा वो खुद भी करता आया है, और इस चीज़ का एग्जाम्पल हमें पिछले सीजन में ऑलरेडी दिख चुका है, जहाँ एक तरफ वो वॉर्ड के साइड तो है ही, पर फिर खुद ही एंड में वो बुचर को स्टॉर्मफ्रंट से लड़ने में हेल्प भी करता है। तो एडगर के इस डायलॉग से हमें ये भी आइडिया लगता है कि हो सकता है कि आगे चलकर न्यूमन फिर एक बार अपनी टीम बदल ले और इस बार होमलैंडर को नुकसान पहुंचा दे। खैर, इससे इंपॉर्टेंट है यहाँ ये डायलॉग जो सीधा लिया गया है कॉमिक्स से। तो कॉमिक्स में जब होमलैंडर पूरी तरह से पागल हो जाता है तो वो स्टिलवेल के पास जाता है, क्योंकि स्टिलवेल उससे कभी भी नहीं डरा था। तो होमलैंडर चाह रहा था कि होमलैंडर को ऐसा पागल और खूंखार देखकर तो स्टिलवेल पक्का डर ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, और स्टिलवेल उस सीन में भी नहीं डरता है, बिल्कुल इस सीन में एडगर की तरह। और उस सीन में भी होमलैंडर अपने को रिस्पेक्ट देने की बात करता है, जहाँ शो की तरह ही स्टिलवेल उसे यही कहता है कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता। उसके अलावा एडगर की ये बात कि होमलैंडर उसे अपने डैडी की तरह अप्रूवल लेने आता है, ये भी कॉमिक से ही ली गई है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ होमलैंडर खुद से ही ये बात कर रहा होता है कि वो स्टिलवेल को अपने डैडी की तरह ट्रीट करता है।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को शो में अलग नामों के साथ दिखाया जा रहा है। खैर, मुझे नहीं लगता कि एडगर भी शांत रहेगा और मे बी सीज़न एंड में या अगले सीज़न में वो होमलैंडर के खिलाफ कुछ ज़रूर प्लान करेगा। आगे बात करें न्यूमन की, तो उसने एडगर को तो बीट्रे किया ही, पर अभी भी उसे अपनी बेटी की चिंता है, खासकर कि अब जब होमलैंडर को उसकी सच्चाई और एड्रेस पता चल गया है, और इसलिए वो होमलैंडर की मदद से कंपाउंड वी मंगाकर अपनी बेटी में इंजेक्ट कर देती है। और यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि कंपाउंड वी का जो ओरिजिनल और परमानेंट वर्जन है उसे कॉमिक्स की तरह ही ब्लू रखा गया है, पर टेम्पररी वर्जन को ग्रीन दिखाया गया है। तो अब न्यूमन की बेटी को भी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। खैर, यहाँ होमलैंडर ये भी बताता है कि एडगर ने न्यूमन को भी ज़रूरत पड़ने पर फंसाने का प्लान बना रखा था। वो प्लान या इन्फॉर्मेशन क्या था वो तो हमें यहाँ नहीं दिखाया जाता, बट इस चीज़ में कोई ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था कि एडगर जैसा इंसान हर किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ तैयारी रख रहा हो। खैर, आगे बढ़े तो बुचर और फ्रेंची नीना से मिलने जाते हैं, जहाँ वो ना सिर्फ फ्रेंची की फ्रेंड शेरी का बचा हुआ पैसा नीना को देते हैं, बट आगे अपने काम के लिए भी उसे पैसा देते हैं। बट यहाँ भी नीना खुश नहीं होती, जिसके बदले बुचर उसका काम फीमेल से करवाने को तैयार हो जाता है। पर क्योंकि हमें नीना और बुचर को डील करते हुए नहीं दिखाया गया, हो सकता है कि बुचर ने नीना से उसके एक से ज़्यादा काम करने की डील कर ली हो। खैर, ये तो आगे पता चल ही जाएगा। वैसे बुचर और नीना की पहली मीटिंग देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद शो में इनका रिलेशन कॉमिक्स के बुचर और रेनर की तरह भी हो सकता है, जहाँ ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की टांग भी खींचेंगे, और हु नोस कभी कभी सीन बदलो भाई। तो इसके बाद बॉयज़ नीना के प्राइवेट प्लेन के थ्रू रशिया जाते हैं, जहाँ आप होमलैंडर की ये ग्रेफिटीज़ भी देख सकते हो। तो रशियंस तो होमलैंडर को वैसे ही ईविल मान रहे हैं। उसके अलावा यहाँ रशियन मीडिया ह्यूई का मजाक भी बना रहा होता है, जिसे देखकर ह्यूई को और इन्फीरियर फील होता है। ह्यूई की बात आगे करेंगे, फिलहाल अगर आप इस चैनल का नाम देखोगे तो यहाँ CMN लिखा हुआ है, जो कि आई थिंक CNN चैनल की पैरोडी है। ऐसा ही कुछ आपने इस सीन में भी देखा होगा, जहाँ चैनल का नाम NNC था। फिर बुचर यहाँ नीना के साथ अपनी हुई डील को सबको बताता है, जिस पर पहले फ्रेंची और किमिको खुश नहीं होते, पर बुचर एक खड़ूस बॉस बनकर उनको मजबूर कर ही देता है, जिसके बाद किमिको जाकर अपना काम पूरा करती है। तो यहाँ इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सीन हीरोगैज़म का होगा, बट ये सीन तो यहीं दिखा दिया गया है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि हीरोगैज़म में इससे भी और क्या अजीब हमें दिखाया जा सकता है। खैर, किमिको का ये मिशन भी कॉमिक से लूजली इंस्पायर्ड है, जहाँ ग्लोरियस 5 ईयर प्लान स्टोरी लाइन में बुचर ऐसे ही कुछ लड़कियों को नीना के प्लेन्स के पायलट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजता है, जिससे इवेंचुअली नीना की डेथ हो जाती है। खैर, इस मिशन के बाद किमिको और अपसेट हो जाती है, और वो और फ्रेंची ये डिसाइड करते हैं कि इस मिशन के बाद वो ये टीम छोड़कर फ्रांस चले जाएंगे। तो ये आइडिया भी कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जहाँ किमिको की जगह फ्रेंची का ये प्लान होता है कि उसे और किमिको को बॉयज़ टीम छोड़ देनी चाहिए। हालांकि कॉमिक्स में ये प्लान पूरा नहीं हो पाता है, और फ्रेंची और फीमेल की एंडिंग हैप्पी नहीं होती। तो आई होप कि शो में हमें इन दोनों की हैप्पी एंडिंग शायद मिल जाए। यहीं किमिको की आगे बात करें तो लास्ट सीन में सोल्जर बॉय के अटैक की वजह से किमिको बुरी तरह से घायल हो जाती है, और यहाँ किसी रीज़न की वजह से उसकी हीलिंग पावर्स भी काम नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि शायद जो कंपाउंड भी किमिको को दिया गया था वो बिल्कुल ओरिजिनल ना हो, और धीरे धीरे उसका इफेक्ट खत्म हो रहा हो। और ये भी कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में बॉयज़ किमिको को कंपाउंड वी का टेम्पोरेरी शॉट दे दें, ताकि वो हील कर पाए और उसकी जान बच जाए। खैर, बॉयज़ के रशिया जाने से पहले हम देखते हैं कि एनी और ह्यूई साथ में होते हैं, जहाँ एनी ह्यूई को उनके होमलाइट कैंपेन के बारे में बताती है, और इसी बीच होमलैंडर भी वहाँ आ जाता है और ह्यूई को चिढ़ाने लग जाता है, जिस पर ह्यूई होमलैंडर के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, पर इवेंचुअली स्टारलाइट बीच में आकर उसे बचा लेती है, और यहाँ पर ह्यूई को थोड़ा इन्फीरियर महसूस होता है। बेसिकली ये कि वो खुद अपनी या एनी की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, और यहाँ से उसकी पावर की भूख शुरू होती है, जिस पर आगे हम और बात करेंगे। आगे हम देखते हैं ए ट्रेन को ब्लू हॉक के बारे में एशली को बताते हुए। तो ब्लू हॉक कई ब्लैक एथनिसिटी के लोगों को हैरेस कर रहा है और मार रहा है, जिसके लिए ए ट्रेन वॉट को कुछ एक्शन लेने के लिए कहता है, और एशली ऑब्वियसली उसे टाल देती है, क्योंकि वॉट सिर्फ दिखावा करता है, कुछ काम नहीं। पर यहाँ इंटरेस्टिंग है एशली का ये बोलना कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर ब्लैक इमेजेस लगा रखी थी, जो रेफरेंस है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का, जिसमें रियल लाइफ में लोग ये सब कर रहे थे। तो सेकंड एपिसोड में गन पाउडर के थ्रू पहले हमें यूएस की गन शूटिंग प्रॉब्लम पर सटायर दिखाया गया, और अब ब्लू हॉक के थ्रू हमें रेसिज्म की प्रॉब्लम दिखाई जा रही है। तो शो के थ्रू बॉयज़ यूएस की प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो एशली कुछ एक्शन लेने की जगह यहाँ ए ट्रेन से ऐड करवा देती है, जो कि जैसा मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियो में भी बताया था कि ये ऐड एक्चुअली कैंडल जेनर के पेप्सी ऐड की पैरोडी है, जिस ऐड में भी ब्लैक पीपल के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर, यहाँ पे बात नहीं बनने पर यह मुद्दा ए ट्रेन 7 की मीटिंग में भी उठाता है, पर अपनी वाइफ कैसेंड्रा के कहने पर डीप यहाँ उसके अगेंस्ट बोलकर होमलैंडर की चापलूसी करता है, जिसके बाद उनके बीच में थोड़ी तू मैमे भी होती है, और वो एक दूसरे के सीक्रेट्स को रिवील करने की धमकी भी देते हैं। पर इवेंचुअली वहाँ होमलैंडर आ जाता है, और वो भी डीप की चापलूसी देखकर खुश होता है और उसको अपने साथ ले जाता है, और दूसरी तरफ रोते हुए ए ट्रेन को सुपरसोनिक उठा लेता है। बट यहीं पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिस पर थोड़ी देर में हम आते हैं।
डीव और ए ट्रेन की लड़ाई से पहले एनी मेव के पास जाती है जहां मेव ट्रेनिंग कर रही होती है। तो मैंने ये बात ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी कही थी और अब भी मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि शायद इस सीज़न में मेव की डेथ हो जाएगी। खैर यहाँ एनी को पता चलता है कि एंटी सूप वेपन की इन्फॉर्मेशन उसने ही बॉयज़ को दी थी और वो ये भी बताती है कि होमलैंडर से लड़ने की प्रिपरेशन करने के लिए उसने कुछ टाइम से ड्रिंकिंग भी छोड़ रखी है। वेल, ये ड्रिंकिंग वाली बात एक सटल बट इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि ये मेव के आसपास के सिचुएशन की सीरियसनेस हमें दिखाती है। यही एनी सूप्स की एक टीम तैयार करने को कहती है जो वक्त आने पर होमलैंडर से लड़ने में हेल्प करे और इसके लिए वो सुपरसोनिक से भी बात करती है जिस पर सुपरसोनिक एग्री भी कर जाता है। यहाँ पर सुपरसोनिक का एकदम से हाँ बोलने का रीज़न एनी पूछती भी है जिसमें मजाक में पहले सुपरसोनिक कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ, बट आई थिंक ये मजाक नहीं था। सुपरसोनिक यहाँ बेचारा सच बोल रहा था, पर जब वो एनी का रिएक्शन देखता है तो आई थिंक तब वो अपना आंसर बदल देता है। सुपरसोनिक की आगे बात करें तो सुपरसोनिक ये रियलाइज़ करता है कि ए ट्रेन भी होमलैंडर से परेशान है और इसलिए वो ए ट्रेन को अपना प्लान बता देता है। बट ए ट्रेन है तो एक लालची सूप ही और अपने रिलेशन को होमलैंडर के साथ अच्छा करने के लिए ए ट्रेन होमलैंडर को सब बता देता है जिस पर होमलैंडर बेचारा सुपरसोनिक का भरता बना देता है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ वो मर चुका है। तो सुपरसोनिक टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा सूप हमें अभी तक दिखाया गया था, पर बेचारा 4 ही एपिसोड में मारा गया। सुपरसोनिक से रिलेटेड एक और डिटेल की बात करें तो 7 की मीटिंग के दौरान सुपरसोनिक को मॉक करने के लिए होमलैंडर ज़बरदस्ती स्पेनिश बोलता है और सबको टैको खिलाता है। तो होमलैंडर तो अब किसी को भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। खैर यहाँ से एनी की हिम्मत और अवार्ड टूट गई होगी और आई डोंट थिंक कि अब वो अपनी तरफ से कुछ प्लान करने की कोशिश करेगी क्योंकि एंड में होमलैंडर ने ह्यूई को मारने की भी धमकी दे दी थी। तो एनी आई थिंक इंतज़ार करेगी कि बॉयज़ को वो एंटी सूप वेपन मिल जाए और वो होमलैंडर पर अपना फाइनल ब्लो दे दे। खैर वापस अगर बॉयज़ पर चलें तो अपने मिशन पर जाने से पहले बुचर कंपाउंड वी का डोज लेता है जो ह्यूई देख लेता है और वो भी उसकी डिमांड करता है, पर बुचर उसके साइड इफेक्ट्स को बताते हुए ह्यूई को ऐसा करने से मना कर देता है। पर ह्यूई यहाँ पर किसी न किसी तरह से बुचर के केस से कंपाउंड वी का डोज ले ही लेता है, जिसके बाद वो उस रशियन मिलिट्री कंपाउंड में जाते हैं जहाँ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो वेपन मौजूद हैं। और यहाँ जाते हुए हमें कई छोटे छोटे रेफरेंसेस दिखते हैं, जैसे एक रशियन सोल्जर को मारते हुए रॉकी 4 मूवी का नाम लेता है जो बेसिकली रशिया और यूएस राइवलरी पर ही है। उसके अलावा इसी लैब में हमें जेमी द हैमस्टर भी दिखता है। तो अगर हमारी कॉमिक्स प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता ये होगा ये कौन है। अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हैमस्टर एक्चुअली कॉमिक्स में भी होता है जो एक सूप ब्लार्निकॉक के पास होता है, पर ब्लार्निकॉक की डेथ के बाद ह्यूई इसे अपने पास रख लेता है और इसे जेमी नाम देता है। और ये हैमस्टर किमिको या कॉमिक्स के हिसाब से कहूँ तो फीमेल को भी काफ़ी पसंद होता है। बट यहाँ फ़र्क ये है कि जेमी को भी कंपाउंड वी दिया गया हुआ है, पर ऐसा कुछ कॉमिक्स में नहीं होता है और वो वहाँ पे एक सिंपल हैमस्टर होता है। और फिलहाल तो जेमी फ्री हो चुका है, तो अब आगे पता नहीं यहाँ क्या होगा। उसके अलावा यहाँ पर बाकी बॉयज़ के मेंबर्स को बुचर के कंपाउंड वी के यूज़ के बारे में पता चल जाता है, पर उसके साथ ही उन्हें ह्यूई की पावर्स के बारे में भी पता चलता है जो एमएम को बचाने के लिए एक सोल्जर को मार देता है। तो ये सीन भी एक्चुअली कॉमिक्स से लिया गया है, बट इसके बाद जो हुआ है वो कॉमिक्स से काफ़ी अलग है। तो कॉमिक्स में भी ह्यूई को जब कंपाउंड भी नया नया दिया जाता है तो ह्यूई अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक सूप ब्लार्निकॉक को जान से मार देता है, कुछ इसी स्टाइल में। हाँ, वही जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। पर यहाँ जो कॉमिक्स से अलग हुआ है वो ये कि कॉमिक्स में बुचर ह्यूई को बिना बताए कंपाउंड भी दे देता है और ह्यूई को ये बात पसंद नहीं आती, जिसके वजह से वो बुचर से कुछ टाइम तक नाराज़ भी रहता है। वहीं ब्लार्निकॉक के डेथ के बाद भी ह्यूई सदमे में चला जाता है, जबकि बुचर खुश होता है कि फाइनली ह्यूई भी उसकी तरह बन रहा है। पर शो में जैसा हमने देखा ह्यूई के ऐसा करने के बाद बाकी भी कोई खुश नहीं होता, यहाँ तक कि बुचर भी नहीं। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब बाकी सब किमिको को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब ह्यूई अपनी नई पावर्स को लेकर काफ़ी खुश होता है और उसका ध्यान किमिको पर होता ही नहीं है। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे एपिसोड की थीम देखें तो वो थी पावर। होमलैंडर ने एडगर को फंसाकर और सुपरसोनिक को मारकर अपनी पावर शो करने की कोशिश करी। बुचर कंपाउंड वी की पावर की वजह से अपने उसूलों के खिलाफ बार बार कंपाउंड वी ले रहा है। एडगर भी अपनी पावर शो करने के लिए न्यूमैन के थ्रू होमलैंडर को रोकना चाह रहा था और अब तो ह्यूई को भी पावर का नशा हो गया है। तो आगे अब चीज़ें और मज़ेदारी होने वाली हैं। आखिर में यहाँ एक छोटी सी डिटेल है, तो आप एशली के पीछे देख सकते हैं कि अब 7 टीम पूरी हो चुकी है। कुछ टाइम से यहाँ से 5 ही हीरोज़ दिख रहे थे। उसके अलावा यहाँ एशली होमलैंडर के डायलॉग को ही यूज़ करते हुए कोलमैन पर डोमिनेट हो रही होती है, तो एशली भी किसी पर पावर रखना चाह रही है। वैसे कोलमैन और एशली का ये सीन हमें आगे दिखाया नहीं गया, जस्ट सेइंग। खैर, तो ये था मेरी तरफ से इस एपिसोड का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगा हो कि कोई डिटेल्स मिसिंग है या मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए था तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी लिखिएगा कि आपको सुपरसोनिक की डेथ पर कैसा फील हुआ। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।